नमस्कार, मैं आचार्य रेणु कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जायसी द्वारा रचित जो काव्य है उसका 12 मासा उसका सप्रसंग व्याख्या करूंगी। इसमें जायसी एक भक्ति काल के सूफी शाखा के कवि थे। इन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताया और उन्होंने इसमें जो उनका जो उपन्यास है 1540 में पद्मावती, उस पद्मावती में एक नायिका का विरह खंड काव्य है, उसी से ये 12 मासा लिया गया है। इसमें रानी नागमती के विरह वर्णन है। जब उसका पति रत्नसेन, चित्तौड़ के जो राजा रत्नसेन थे, वो सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावत को ढूंढने के लिए निकलते हैं अपने हीरामन तोता के साथ। तो रानी नागमती अपने जो नगर है, जो महल है, उसमें बेबस अकेली लाचार हो जाती है और अपने पति के वियोग को सहते रहती है। उसके पति जब वहाँ से चले जाते हैं तो उनके वियोग में उनका हर एक महीना कैसे गुजरता है, इसी का वर्णन यहाँ जायसी ने नागमती के माध्यम से किया है। तो आज हम लोग उसी 12 मासा में फागुन महीने में नागमती का वियोग किस तरह से बढ़ जाता है और कैसे उनकी विरह वेदना इतनी बढ़ जाती है कि वो मरने को भी अपने पति के लिए तैयार हो जाती है, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिंह जाय कीनी सहा। फागुन का महीना आ गया है और इसमें जो है ठंड अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गई है। बहुत तूफान जैसी हवा चल रही है और हवा चलने से ठंड अधिक बढ़ती भी है। तो फागुन के महीने में बयार, जिसको हम बोलेंगे, हवा चल रही है और इसमें बहुत अधिक ठंड भी लग रहा है। ठंड अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गया है। चौगुन शिव यानी कि चौगुना, शिव यानी कि शीत, तो चौगुना इस सर्दी में ठंड बढ़ गई है। तो 4 गुना ठंड जो है इस महीने में अधिक बढ़ गई है और इस ठंड में, इस 4 गुना ठंड में वो कैसे अपने पति के बिना इस ठंड को कैसे बिताएगी, यानी कि अपने पति के वियोग से ये ठंड और भी अधिक 4 गुना 6 गुना अधिक और भी बढ़ जाता है। तो तंजस पियर पादभा मोरा, अब यहाँ पर कवि नायिका कहती है कि मेरा जो शरीर है वो पीले पत्ते के समान हो गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसलिए पीले पत्ते का उपमा दी गई है यहाँ पर, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होते हैं उसके सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सूख कर हवा जब चलती है तो गिरते हैं। तो उसी तरह से इसका शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है। विरह न रहे पवन हो झोरा, और ये विरह के कारण ये पीला जो इसका शरीर पड़ गया है, सूख गया है इसका शरीर पीले पत्ते के समान, इसको हवा आएगी और उड़ाकर ले जाएगी, झकझोर देगी। तरुवन झरे झरे बन ढाका, अब जंगल जो है उसके सभी पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ गए हैं, झरे यानी कि झड़ गए हैं और सिर्फ उसमें क्या बची है, टहनियाँ बची, क्योंकि पतझड़ के मौसम आते ही जो सदाबहार वृक्ष नहीं है उनके सभी पत्ते झड़ जाते हैं। इसीलिए ढाका वन का जो पत्ते हैं वो क्या हो गए हैं, झड़ गए हैं। तो झरे यहाँ पर आया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाई अनपद फूल पर शाखा, अब अनपद यानी कि बिना पत्तों के, अब उन पेड़ों में बिना पत्तों के क्या हो गए हैं, बिना पत्तों के वो पेड़ हो गए हैं, टहनियाँ हो गई है, ना उसमें फूल है, ना फल है, ना ही पत्ते हैं। तो वो पेड़ जो है एकदम सूखी हो गई है, सूख चुका है वो पेड़, उसमें कोई ना पत्ता है, ना उसमें फल लगा हुआ है और ना ही फूल लगा हुआ है। कहिक वनस्पति की हुलासु, फिर भी वनस्पति पेड़ पौधे जो हैं, वनस्पतियाँ जो हैं वो खुश हैं, उत्साह है। क्यों उत्साह है? क्योंकि उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा, उसमें नई पत्तियां आएगी, उसमें नए फल लगेंगे, नए फूल उगेंगे, इसलिए वनस्पतियां क्या है, खुश हैं झड़ने के बाद भी। मौका भाजक दून उदासु, लेकिन मेरे लिए ये पूरी दुनिया 2 गुना उदास ही नजर आता है, मेरे लिए खुशी का कोई कारण है ही नहीं। फाग करी सब चाचरी जोरी, चाचरी एक प्रकार का नृत्य होता है। तो यहाँ पर फाग महीने में हमारे जो नगर की स्त्रियां हैं वो सभी स्त्रियां अपने पति के साथ में चाचरी नृत्य कर रही हैं, फाग का गीत गाकर चाचरी का नृत्य कर रही है, अपने अपने पति के साथ सभी खुश हैं और नृत्य कर रहे हैं, फाग का गीत गा रहे हैं। मोही जी लाई दिही जारी हो
लेकिन मेरे लिए मेरे हृदय में ही होली का दहन हो रहा है, यानी कि मेरे हृदय में आग जल रही है, मेरे हृदय में उस फाग महीने का जो जलन है वो मेरे हृदय में जल रहा है। जौ पर पियही जल अस्भावा, अगर मेरे पिया को, अगर मेरे पति को, मेरे प्रेमी को मेरा यूं जलना अगर अच्छा लगता है, मेरा ऐसा जलना अगर अच्छा लगता है तो मैं जलूंगी। अगर उनको उससे खुशी मिलती है, मेरे जलने से मेरे पति को खुशी मिलती है तो मैं अवश्य जलूंगी। जलत मरत मोही रोष ना आवा, और ऐसे जलने मरने से मुझे क्रोध नहीं आएगा। जलत मरत यानी कि जलकर मरने से मुझे खुशी मिलेगी, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पति को मेरा जलना अगर पसंद आता है तो मैं जल के मरने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हूँ। रात ही दिवस ही है, रात ही है, रात दिवस यानी कि दिन, यही हो रहा है, मतलब रात दिन उसके साथ यही हो रहा है। वो उसके हृदय में वो जलन जो है, वीरा रूपी अग्नि जो है वो जलती रहती है। मन मोरे लागो कंछाल जेऊ तोरे, मन मोरे। अब यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि मन मोरे, मेरा मन, मन यानी कि मन मोरे यानी कि मेरा, तो मेरा मन जो है लागो कंछाल, मेरे पति के लिए ये जो शरीर है वो जलकर राख हो जाना चाहता है, जलकर मेरा शरीर राख हो जाना चाहता है, और वो राख को भी वो उड़ा देना चाहती है। नीचे का जो लाइन जो है वो दोहा है, यह तन जारो छाल के कहो कि कौन उड़ाए। अब ये जो शरीर है वो जल के मेरा राख हो जाएगा, और उस राख को भी मैं पवन को कहूँगी, मैं हवा को कहूँगी कि इस राख को भी उड़ा दो। यानी कि मेरा शरीर जो जल गया है और जलकर जो राख बन गया है, उस राख को भी तुम उड़ाकर ले जाओ, ऐसा मैं पवन को कहूँगी। मकू ते ही मारा रोई परो कत धरे जा पाऊँ। मकू यानी कि शायद ये पवन जो है उस राख, मेरे शरीर के राख को, यानी कि मेरे जलने के बाद जो राख बना है, इस राख को शायद पवन उसी मार्ग पर ले जाएगा जिस मार्ग पर मेरा पति खड़ा है। जहाँ पर मेरा पति खड़ा है, शायद ये पवन इस मरे हुए राख को, मेरे शरीर के राख को उसी मार्ग पर ले जाकर वही स्थान पर रख देगा जहाँ पर मेरे पति का पाँव धरा हुआ है। कंत धरे पाँव, जहाँ पर मेरे पति का पाँव धरा हुआ है, जहाँ पर वो खड़ा है, शायद ये पवन मेरे शरीर के राख को उन्हीं के पैर पर रख देगा। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वो जीते जी अगर अपने पति को नहीं देख पाई, अपने पति से नहीं मिल पाई, तो कम से कम मरने के बाद जो वो जल के राख हो जाएगी, वो राख उसके पति से कम अपने पति को देखेगा तो उसकी जो आशा है मरने के बाद भी खत्म नहीं होता है। जब वो जल के मर भी जाएगी तब भी उसकी अपने पति से मिलने की जो आश है उसको वो खोना नहीं चाहती, और मर के भी राख बनकर भी वो अपने पति से, अपने पति का स्पर्श करना चाहती है, अपने पति को छूना चाहती है, अपने पति से मिलना चाहती है। इसका विशेष में देखेंगे कि रानी नागवती का वीरा वर्णन किया गया है, और इस काव्यांश में फागुन महीने के जो नागवती का वीरा है उसका वर्णन किया गया है। इस काव्यांश की भाषा जो है वो अवधी है। ये छंद है, इसमें दोहा चौपाई छंद है। इस काव्यांश की शैली जो है उदाहरण और चित्रात्मक शैली है। इसमें वियोग रस है, माधुर्य रस है, और इस कविता में कवि की जो भाषा है वो काव्यात्मक है, भावानुकूल है और लयात्मक है, और इस कविता में सजीवता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसके प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।